राणा प्रताप इतने महान थे कि 400 वर्ष बाद भी उनको हम याद कर रहे हैं। तो वो उनकी महानता क्या थी? वतन की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमन कुमार। आज भारत के वीर योद्धा जिन्हें आप महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, उनका पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 15वीं शताब्दी यानी कि 19 जनवरी 1997 में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज हम आपको इसी विषय को लेकर के आगे चलेंगे और बात करने के लिए इस विषय पर हमारे साथ हैं कृष्णानंद सागर जी, लेखक, साहित्यकार, प्रबुद्ध वक्ता। आज महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। गुरु जी, सबसे पहले नमस्कार और वतन की आवाज़ में आपके बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल देते हैं थोड़ा सा। जी, आज महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि है। 19 जनवरी 1597 को उनका वीरगति प्राप्त हुआ था अंग्रेज जो मुग़ल सेना से लड़ते लड़ते। और कई गाथाएं हैं कि 5 साल तक उन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटियां खाई। कई चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलता है और आप जो इतिहासकार रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग जो आज तक हमने पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ा है, जबकि इतिहासकार ये तो बताते हैं कि उनकी लगभग 800 साल की जो उनकी पारिवारिक राजशाही चलती आ रही है, लेकिन हम लोग सिर्फ महाराणा प्रताप को जानते हैं, वो भी बहुत कम है। क्योंकि हम लोग लगभग एक पेज या एक पृष्ठ में ही पढ़ के इतना ही मिला हम लोग पढ़ने का। तो हम लोग महाराणा प्रताप को कैसे देखें इतिहास में? क्या देखिए, हमें जो आजकल या पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसको ही देखते हुए हमें 2 बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आमतौर पर पुस्तकों में यही बताया जाता है कि महाराणा प्रताप थे, वो ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें वो हार गए और उसके बाद बहुत वर्षों तक जंगलों में घूमते रहे। अब कोई व्यक्ति जो युद्ध में हार गया और उसके बाद जंगलों में खाक छानता रहा, केवल इतने आधार पर ही समाज के अंदर आज तक पिछले 400 वर्षों से उसकी स्मृति बनी रहे, ये कैसे संभव है? यानी महाराणा प्रताप के बारे में आज भी बहुत लोग जानते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनके बारे में गीत गाते हैं, ये सब है। तो इतने उनके बारे में गीत प्रसिद्ध हैं, अनेकों कवियों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। लोक गाथाओं में उनकी गाथाएं आती हैं, लोक गीतों में उनका नाम है। तो जिस व्यक्ति का नाम इतना व्यापक हो, वो केवल उसने एक युद्ध लड़ा और हार गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह है कि उसके जीवन के अंदर बहुत कुछ घटनाएं हुई होंगी और उन घटनाओं का उस समय के समाज में बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा होगा, तभी उनको आज तक भी याद किया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के कारण उनको 400 सालों से याद किया जाता रहे, ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। अब हम ये बताते हैं कि आखिर राणा प्रताप इतने महान थे कि 400 वर्ष बाद भी उनको हम
याद कर रहे हैं, तो वो उनकी महानता क्या थी, इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब पाठ्य पुस्तकों में क्या है कितना है उसको हम छोड़ दें। नहीं तो पहली बात यह है कि ये ठीक है कि उस समय मुगल बादशाह अकबर था और उनकी एक इच्छा थी, योजना थी, नीति थी कि सारे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए, और उस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन केवल प्रयास किया की बात नहीं है, वास्तव में उनकी जो योजना थी वो वही थी जो किसी भी मुगल या किसी भी अरब या किसी भी ईरानी या किसी भी मुसलमान की, किस देश को इस्लामी झंडे के नीचे लाना है। अब इस्लामी झंडे के नीचे लाने का ही सारा प्रयत्न अकबर का था और उसके बाद के भी उसके वंशजों का रहा। यही प्रयत्न अकबर के पूर्वजों का रहा, चाहे वो हुमायूं था चाहे वो बाबर था, लेकिन प्रकार अलग अलग रहा होगा। बाबर और हुमायूं का जो भी रहा प्रकार, उसमें रहा कि उन्होंने काफी प्रयत्न किया लेकिन हिंदुस्तान को जीत नहीं पाई। आए, हमला किया, युद्ध हुए और आखिर में वापस जाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से उनका राज्य थोड़े से क्षेत्र में स्थापित हो पाया, वो भी स्थायी नहीं था। अकबर आया और धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बन गई कि भी चलो अकबर ने अपना शासन स्थापित कर दिया। लेकिन ये बात भी आती है कि हुमायूं ने अकबर को ये कहा, उसका हुमायूं का अपना भी अनुभव और उसके पिता बाबर का भी अनुभव, इन दोनों अनुभवों के आधार पर हुमायूं ने ये कहा अकबर को कि भाई देखो, इस देश पर अगर शासन स्थापित करना है तो केवल अपने बल पर तुम शासन स्थापित नहीं कर सकते, और उसके लिए यहां के लोगों का ही सहयोग लेना होगा तुम्हें, तब शासन स्थापित कर सकोगे। यह बात अकबर ने गांठ बांध ली और उसको तो शासन स्थापित करना था, तो अपना शासन स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों की सहायता ली जाए, ये उसने एक नीति बना ली अपनी, और इसलिए बहुत सारे लोगों को उसने अपने साथ लगाया। लेकिन वो लगाया तो है, लेकिन लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसने अपना उद्देश्य छोड़ दिया था। उद्देश्य था यहाँ पर इस्लामी राज्य स्थापित करना, और क्योंकि अपने बल पर वो कर नहीं सकते थे, इसलिए हिंदुओं की सहायता लो। और हिंदुओं की सहायता, हिंदुओं को सेनापति बना दिया कईयों को, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और जिसे कहते हैं उदारता, वो उदारता इसीलिए थी कि भाई बिना ये किए हिंदू सहयोग नहीं करेंगे, तो वो उदारता जिसे कहा जाता है वो उसकी मजबूरी थी। अब उदारता का क्या अर्थ है उसका, तो उसने भी इतने कत्लेआम कराए हैं अकबर ने, उसको उदार कहेंगे। लेकिन उन कत्लेआमों का वर्णन जो है वो हमारी आज की इतिहास पुस्तकों में नहीं मिलता। अब राणा प्रताप पर आ जाइए। राणा प्रताप और उससे पहले उसके पिता उदय सिंह, तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को विजय करने का जो प्रयास चल रहा था मुगलों के द्वारा, वो प्रयास चला। और ठीक है, अब इनकी सेना काफ़ी थी, शक्ति काफ़ी थी। अब वो राजस्थान के जो राजा थे वो एक एक करके लड़ रहे थे, हार जाते थे। तो उनमें से कईयों को उसने, अकबर ने अपने दरबार में रख लिया, उनको सेनापति बना दिया, वगैरह वगैरह, ये हुआ सर। लेकिन
राणा प्रताप ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनको लगा कि अकबर विदेशी है और विधर्मी है, दोनों बातें हैं उसमें। जो भी महिलाएं मुगलों के आसपास आ जाती हैं उनको ये पकड़ लेते हैं और उनको अपने हरम में डाल देते हैं। अकबर के हरम में सैकड़ों महिलाएं थीं, हिंदू महिलाएं। तो ये सैकड़ों हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखने का अर्थ क्या था? यही था कि हिंदुओं को नीचा दिखाओ। तो नीचा दिखाने का ये प्रकार था। राणा प्रताप को ये स्वीकार नहीं था और इसलिए राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा प्रताप के पास कोई बहुत शक्ति थी ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ये राणा प्रताप का निश्चय था उस समय का। एक बात और निकल के आता सामने कि कई विकिपीडिया जो गूगल है उस पर लिखी है कि राणा प्रताप जो थे उनके पिता जो उदय सिंह थे वो किसी राजा के यहाँ सेनापति थे। उनके वंशज में राजाओं की वंशज नहीं थी। और कई ऐसी जगह लिखा है कि उनके 800 साल के पुराने इतिहास है और 7वीं शताब्दी से चालू होता है। तो इसमें कहाँ ये तथ्य कितना सही है, कितना सच है? नहीं, देखो वो तो पूरी वंशावली है, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो तो पूरी वंशावली है। भी बापा रावल थे, राणा सांगा थे, कुंभा वगैरह वगैरह थे, ये सब थे। तो ऐसी बात नहीं है। और ये सारे राणा कहलाते थे, महाराणा कहलाते थे। अगर जो बात आप कह रहे हैं ऐसा होता तो उनको तो स्वीकार ही कोई नहीं करता। उस समय तो स्थिति ऐसी थी। आपको शिवाजी के बारे में पता है क्या कि शिवाजी के जब राज्यारोहण की बात आई तो कोई भी ब्राह्मण उस समय का विद्वान उनका राज तिलक कराने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी राजपुत्र नहीं थे। और उसके बाद फिर काशी के जो बड़े प्रसिद्ध पंडित थे, गागा पंडित, उनको संपर्क किया गया। वो आए तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि मैं पहले जांच करूंगा कि ये शिवा जो है ये राजा बनने के योग्य भी है कि नहीं है। उनका आइए आप देखिए। वो आए, उन्होंने सारी जांच की है पहले कि शिवाजी की शासन व्यवस्था कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, समाज के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, कैसा व्यवहार है लोगों से, जनता से, अपने सैनिकों से, मंत्रियों से। वो मंत्री उनके, ये सब उन्होंने जांच की गागा पंडित ने पहले। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, ये शिवा राजा बनने के योग्य है। दूसरी बात जो हुई शिवाजी के बारे में वो ये हुई कि उनके मंत्री थे, तो वो मंत्री बड़े योग्य थे, कुशल थे। तो जब ये बात आई कि शिवाजी तो उसमें से राजवंश में है ही नहीं, तो उन्होंने वो इधर आए चित्तौड़, और चित्तौड़ की वंशावली पूरी निकाली, लेकर गए यहाँ से। और उसमें से लेकर वो वहाँ रखा लोगों के सामने कि शिवाजी उस चित्तौड़ के वंशज हैं, चित्तौड़ के राजवंश के वंशज हैं। वो वंशावली वहाँ रखी। तब शिवाजी का राज तिलक हुआ था। तो जब शिवाजी की ये स्थिति थी, जबकि उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया हुआ था अपना, तो राणा प्रताप तो उससे भी लगभग 100 साल पहले हुए। तो उस समय तो कोई वैसे ही ना स्वीकार करता राणा प्रताप को। लेकिन स्वीकार करना तो दूर रह गया, राणा प्रताप के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा थी कि 20 वर्ष तक राणा प्रताप जंगलों में खाक छानते रहे और लोग उनको शरण देते रहे।
उनका काम करते रहे। और इतना ही नहीं तो वो जो था भामाशाह, वो अपने पुरखों की सारी संपत्ति लेकर आ गया, उनके चरणों में निछावर कर दी। इस प्रकार की श्रद्धा जिस व्यक्ति के प्रति होगी, उस व्यक्ति के बारे में ये प्रश्न उठाना, जिसने भी उठाया है, वो लगता है कि या तो इतिहास का ज्ञाता नहीं, या वो जानबूझकर और ऐसी स्थितियां निर्माण करना चाहता है कि देश के लोग जो है ना इतिहास से के बारे में भ्रमित हो जाएं। एक सवाल और आता है कि मैंने महाराणा प्रताप जी की इतनी लंबी इतिहास रही है, फिर इतनी कम क्यों लिखी गई, जबकि एक एक हमारे 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में कई इतिहासकारों ने बड़े लंबे लंबे पुस्तक लिखे हैं, बड़े बड़े। इन महाराणा प्रताप के बहुत, मैंने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास बहुत कम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कैसे समझें कि महाराणा प्रताप ने कुछ जीता भी था, हमारे सरदार भी था, और तो उनको कैसे समझना चाहिए। और दूसरी बात के जैसे कहते महाराणा प्रताप वो बताया कि सिसोदिया वंश के, लिखी आ रही है कि सिसोदिया वंश के हैं। उसका कुंभलगढ़ की जिक्र आ रहा है उसमें कि कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ। और जो भी आपने कहा कि इतिहास के ज्ञाता नहीं होगा, मैंने लिख दिया कि सेनापति, जो राजा था उसके सेनापति के पुत्र थे महाराणा प्रताप जी। तो हम लोग जो इतिहासकार है इतनी कम क्यों लिखा है, इस पर एक सवाल मैंने मीडिया अब उठाने लगी है कि इतनी कम क्यों लिखे गए, जब 400 साल तक, जैसा आपने कहा कि हम उनके कई गाथाएं हैं जो गागा के आज तक यहाँ आ गया, जैसे हमारे कई पुस्तकें हैं सनातन धर्म की गागा के यहाँ तक आ गई। तो फिर इतिहासकारों में परेशानी क्या रही होगी कि कितनी कम उन्होंने इनके बारे में लिखा। देखिए इसमें दो पहलू हैं मैं समझता हूँ। एक तो है कि राणा प्रताप का जो शासन काल रहा वो बहुत कम रहा। ज़्यादातर वो जंगलों में ही घूमते रहे, तो प्रत्यक्ष शासन काल वो कम रहा। अब होता क्या है कि जो राजा होते थे, राजाओं के बारे में जो घटनाओं लिखी जाती थी वो उस समय के राज्यसभा में ही होते थे आमतौर पर, या अन्य भी लोग होते थे राज्य में, क्या कहते थे उसको, वो पे गाया भी करते थे, दरबारी टाइप को होते थे, जैसे दरबार में कोई उसको दरबारी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो तो दरबारी होते थे। और वो जो गाते थे उनके गौरव गाथा, तो गौरव गाथाओं में वो घटनाएं आ जाती थीं। अब वो इनका तो काल रहा बहुत कम, इसलिए वो बहुत कम ही आ पाए। या ये कहिए कि जो उनका शासन काल रहा वो तो शुरू का कुछ समय रहा, तो शुरू के समय में ऐसी कोई बड़ी घटनाएं हुई नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी चीज़ें, और इसलिए वो उतनी आ नहीं पाई। ये बात सत्य है कि उतनी आ नहीं पाई। दूसरी बात जो हुई वो ये हुई कि ये जो थे संघर्ष होते रहे, तो लिखने वाले कौन थे उस समय? उस समय जो लिखने वाले थे वो तो फिर मुसलमान थे, यानी अकबर के दरबारी। उन्होंने जो लिखा उसको मान लिया गया इतिहास, और उन्होंने जो लिखा वो सत्य नहीं लिखा, पूरा सत्य नहीं लिखा, और बाद के लोगों ने उसी में जो मिला उसको किया। एक और तीसरी बात, राजस्थान का जो इतिहास लिखा है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो माना जाता है, और सब जगह इसमें पाठ्यक्रमों में भी और लटरम फटरम जो भी है, वो टॉड का इतिहास लिखा गया। कर्नल टॉड जो है उसने राजस्थान की यात्रा की और सबका वो करके उसने इतिहास लिखा है, और उसको बड़ा प्रामाणिक इतिहास मान लेते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि टॉड कौन था। वो एक अंग्रेज था, कर्नल था, यानी वो तो सैनिक था, सेना में कर्नल था, और
उसने जो भी लिखा होगा वो क्या भारत के हित में, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए लिखा था क्या? उसका तो उद्देश्य ही था कि राजस्थान की वीरता के बारे में इतनी बड़ी कहानियां हैं, इतनी घटनाएं हैं, तो यथासंभव उसको जरा कम किया जाए, उसके गौरव को कम किया जाए। अब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकता था, वो बिल्कुल कम नहीं कर सकता था, तो यह कि उसने कम करने की कोशिश की है और ऐसे लोगों को ज़्यादा बढ़ाया, ज़्यादा उसने वर्णन किया है कि जो अकबर के अधीन हो गया, ये हो गए, जिनका कोई खास नहीं रहा, उनको उनका वर्णन ज़्यादा किया और राणा प्रताप जैसे लोगों का या सांगा जैसे लोगों का इनका वर्णन कम किया। यानी जिन घटनाओं को वो छिपा ही नहीं सकता था ऐसी घटनाएं दी और बहुत सारी घटनाओं को उसने छिपाया है, उनका वर्णन ही नहीं किया है। अब जो हैं बहुत सारे संशोधक ऐसी चीज़ों को ला रहे हैं सामने, शोध कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को ला रहे हैं कि ये क्या है। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध है, तो ये भी एक संशोधक ने किया है कि हल्दी के घाटी के युद्ध में राणा प्रताप हारे नहीं थे, ये भी एक बात आ रही है। हाँ, उन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में 1500 सैनिक महाराणा प्रताप के मारे गए थे और लगभग 35,000 सैनिक अकबर के मारे गए थे। लेकिन इतिहास के उन्होंने लिखते हैं, इतिहास के सबसे दुखद पहलू ये था कि सारे मरने वाले हिंदू ही थे, क्योंकि छत्री थे और छत्री ही लड़ते थे दोनों तरफ से। तो और महाराणा प्रताप की कई बार उन्होंने लिखा है, इस जिक्र में एक राजस्थानी राइटर है, कि वो ये समझ के भी सामने से हट जाते थे कि सामने वाले भी हमारा ही है, हमारे छते को समझाने की कोशिश करते थे, उन पर हमला हो जाता था। तो ये तथ्य कितना सही लगता है कि अगर उन्होंने कुछ संशोधन किया है तो कहीं ना कहीं साक्ष्य पाया होगा। देखो अभी बहुत सारी बातें सामने आनी हैं, अभी फाइनल सब संशोधन तो हो नहीं गए, तो लेकिन लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई ये जो है ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कैसा होना चाहिए, क्या हुआ होगा। तो अब वो उस समय की लोक गाथाएँ जो राजस्थान में चलती हैं, लोक कथाएँ जो हैं, या पुराने जो पीढ़ियों में कोई पहले किसी ने कुछ लिखा भी हो, दाएं बाएं कहीं अब प्राप्त नहीं है, कहीं प्राप्त हो गया तो उसको देखते हैं लोग। तो कई तरह की चीज़ें आ रही हैं धीरे धीरे सामने। अब वो सब सामग्री आएगी तो फिर उसके बाद में वास्तविक इतिहास सामने आ पाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी बीच बीच में आ जाती हैं तो हम तो अभी उतनी बात ही कह सकते हैं अभी तो। इसमें दो बातें आती है कि जैसे हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी जो भी इतिहास में पढ़ाए जा रहे हैं, तो इतिहास में मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा ने इन चीज़ों पे रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले 400 साल के इतिहास को लेके ही पढ़ा करके भारत को सामने रखना चाहते हैं कि यही हमारा भारत है। जैसे JNU है उसका कि JNU वाले जितने तर्क करते हैं वो 400 साल के अंदर का ही तर्क करते हैं, जबकि हमारा इतिहास तक हमने करोड़ों वर्ष के हैं, लाखों वर्ष के हैं, इतने की है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि वो लोग 7वीं शताब्दी तक नहीं जाते या चंद्रगुप्त वंश तक नहीं जाते, उससे पहले बहुत सारे वंश हैं, उन तक क्यों नहीं जाते रिसर्च करने, ताकि हमारे साक्षी जो पूरा सही मिल सके। देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आजकल जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, यानी PhD करते हैं, तो PhD करने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो क्या करते हैं, 4 पुस्तकें ले लेते हैं, उनको पढ़ा, उनको कुछ इसमें से लिया, कुछ उनसे लिया और कुछ दाएं बाएं के घड़ाया और एक नई पुस्तक अपनी PhD कर। आजकल ज़्यादातर PhD इस तरह से हो रही है। अब ऐसे लोग जो हैं जिनको PhD की डिग्री लेनी है, जिनका उद्देश्य केवल डिग्री लेना है, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि अब ऐसा कुछ कर दिया हुआ है कि अब वो कॉलेज में आप लेक्चरर होना चाहते हैं PhD, तो PhD करनी पड़ेगी, तो उनको तो PhD डिग्री चाहिए। तो डिग्री के लिए कर रहे हैं वो, तो इसलिए डिग्री करना है तो ज़्यादा अध्ययन क्यों करना, बोल ठीक है उसने कर लिया होगा PhD। और PhD की डिग्री देने वाले भी फिर वैसे ही हैं, वो भी सोचते हैं कि मैं जितने अधिक PhD दूंगा उतना मेरा यूनिवर्सिटी में सम्मान बढ़ता है।
मेरे अंडर कितने लोगों ने पीएचडी की, ये भी एक आयत है। तो इसके कारण हमारे यहाँ पर पीएचडी का स्तर गिरा है, मैं ये बात कह रहा हूँ। और ये इतिहास ही नहीं, सभी विषयों की बात है। एक हैं जो वास्तविक रिसर्चर हैं, यानी जिनके मन में शंका खड़ी होती है और उस शंका को दूर करने के लिए फिर वो शोध कार्य में उतरते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो वास्तविक शोध करते हैं, वो मेहनत करते हैं। उनको डिग्री नहीं लेनी, उसके लिए फिर वो 2 साल लगे कि 4 साल लगे कि 10 साल लगे कि 20 साल लगे, 20 साल लगाते हैं वो लोग फिर उस काम में, और करके वो कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनके द्वारा जो शोध किए गए हैं उनमें समय बहुत लगता है, लेकिन शोध वास्तविक उन्हीं के द्वारा आती है, पीएचडी वालों के द्वारा नहीं आती। तो अब जो हमारे जो भी अब पीएचडी करने वाले हैं उसके लिए आपकी एक राय है कि कैसे वो हमारे महापुरुष वीर योद्धा जो भारत की गाथाएं रही है, भारत की सम्मान रही है, सब कुछ रहा है, उनके बारे में कैसे शोध करें कि वो सच सच हमारे समाज और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए सामने रख सके। मैं देखिए, बात यह है कि मुझे किस विषय पर शोध करना है, बात ये आती है। जब विषय मेरे सामने है, पीएचडी नहीं मेरे सामने, विषय मेरे सामने है, मुझे इस विषय पर शोध करना है। अब क्यों करना है, ये बात मेरे दिमाग के अंदर क्यों आई कि मुझे इस पर शोध करना है? तो मेरे दिमाग के अंदर इसलिए आई कि मैंने जो भी कहानी पढ़ी या इतिहास पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, उसमें मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा जब मुझे लगा तभी तो मैं शोध में उतरूंगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इतिहास की बात ये आपने की है, तो उसमें देखिए, हमारा आज का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? वो शुरू होता है सिकंदर से। अब सिकंदर से शुरू हो गया इतिहास, यानी उससे पहले का सारा हमारा महाभारत रामायण काल वो सब जो है ना, वो 5-7 पृष्ठों में निपटा दिया जाता है, और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण आ जाता है, और बाकी बात का सारा इतिहास उस सिकंदर के इतिहास के आधार पर ही फिर उसकी तिथियां वगैरह तय की गई, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो सिकंदर का क्या है? सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये आता है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि भाई ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, इसका स्रोत क्या है, मूल स्रोत क्या है? क्या इसका स्रोत तक्षशिला का इतिहास है? नहीं है। क्या इसका स्रोत दिल्ली का इतिहास है? नहीं है। क्या इसका स्रोत सियालकोट का इतिहास है? नहीं है। जम्मू का नहीं है, पेशावर का नहीं है, मुल्तान का नहीं है, कहीं का भी तो नहीं है, ना पाटलिपुत्र, ना कहीं। संस्कृत के किसी ग्रंथ में सिकंदर के आक्रमण के विषय में कोई उल्लेख नहीं है, पाली के किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, पंजाबी के किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, बौद्ध साहित्य में उल्लेख नहीं है, जैन साहित्य में उल्लेख नहीं है, संस्कृत साहित्य में कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन सिकंदर का आक्रमण हुआ, ये हमारे इतिहास ग्रंथ बताते हैं। तो अब जैसे मेरे ही दिमाग में आया भाई नहीं क्या है मामला, तो मैंने जब थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया तो ना उसका सारा स्रोत कौन से? यूनानी ग्रंथ, जो उसका खुद का था, यूनानी ग्रंथ, यूनान के ग्रंथ। अरे भाई, अब यूनानी ग्रंथों को चलो ले लो, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, चलो ठीक है मान लिया,
तो उन ग्रंथों के हिसाब से ही सिकंदर 3 वर्ष रहा है भारत में और उसने अनेकों राज्यों को जीता और वो जीते जीते आ गया व्यास नदी के तट पर आ गया और यहाँ आकर और उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया कि हम तो आगे नहीं जाएंगे। वो यहाँ पर ही इतना ज़बरदस्त संघर्ष हुआ है तो आगे तो जो है पाटलिपुत्र की 6 लाख सेना है तो हम तो सारे खत्म हो मारे जाएंगे। ये वर्णन है, ये जो बताया हमारी पुस्तकों में है, ये इतिहास की पुस्तकों में यही बताया गया। अभी सीरियल भी बनाता हूँ उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या जिसको विश्व विजेता कहा जाता है, जो यूनान से चला और व्यास तक आ गया और सब युद्ध, जो एक भी युद्ध हारा नहीं जो व्यक्ति, ऐसे विजयी व्यक्ति और ऐसी विजयी सेना, क्या ये कही कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे? विश्व विजयी सेना क्या ये कहेगी आगे बढ़ने से इनकार करेगी? सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये सब कपोल कल्पना। तो मैंने जो और भी काफी कुछ अध्ययन किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ ही नहीं। यानी सिकंदर ने बाकी जगह ठीक है विजय की, वो ईरान पर की, अफगानिस्तान पर की, इधर गया उधर गया, जो भी हुआ वहां भी, लेकिन वो इधर आया ही नहीं। सिकंदर पोरस युद्ध हुआ ही नहीं। पोरस कौन था ये हमारे इतिहासकार आज तक नहीं बता पा रहे। कोई किसी का नाम, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम ले देते हैं। वो था पोरस। पोरस नाम से कोई व्यक्ति है ही नहीं हमारे इतिहास में, ग्रंथों में। यहाँ भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एक बार वो उसमें बताया जाता है, जो 2 सीरियल बने हैं, एक चाणक्य के नाम से, चंद्रगुप्त के नाम से। चंद्रगुप्त में बताता है कि पोरस उसके सामने समर्पण कर दिया और चाणक्य वाली में बताते हैं कि पोरस उससे लड़ा है और उसे हरा दिया। अब इसमें भी सही नहीं पता चलता कि सच कौन सा है, कि हराया या हार गया। खैर ऐसा है, अब ये विषय दूसरा हो जाएगा, इसलिए मैंने तो केवल उदाहरण के लिए बताया कि हमारा इतिहास शुरू होता है सिकंदर के आक्रमण से। जिस सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ ही नहीं, वो सिकंदर इधर आया ही नहीं, लेकिन वो सब है हमारे इतिहास की पुस्तकों में। तो मेरा कहना है, मैं यही बात कह रहा हूँ कि जो कुछ डाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उनकी तो एक नियत थी ये कि भारत के लोग जो हैं वो अपने शूरवीर और बड़े श्रेष्ठ जो महापुरुष हुए हैं, उनकी श्रेष्ठता और वीरता इन आम लोगों के सामने कम की जाए, ताकि ये उनसे प्रेरणा प्राप्त ना करें। उनकी ये थी सारी योजना और उसके अनुसार किया। उसी के अनुसार उन्होंने इतिहास लिखा। उसी के अनुसार कर्नल टॉड ने सारे राजस्थान का जो है यात्रा की, यात्रा करके और सब लिखा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें वो गायब कर गया। राणा प्रताप की बात जहाँ तक आती है, राणा प्रताप अपने जीवन काल में 80 में से 72 किले अकबर से वापस छीन चुके थे। ये हमारी इतिहास पुस्तकों में है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं दिखी, कहीं भी नहीं है। बस ये है राणा प्रताप हार गए। यानी हमारे इतिहास पुस्तकें पिछले 100 साल से जो आ रही हैं वो है कि हारा हुआ राणा प्रताप। हाँ, वही कहें कि हमारा इतिहास हमें बार बार ये बता रही है कि हम हारे हुए सभ्यताओं से हैं, हमारे वीर योद्धा ने अगर हम हारे हुए हैं, हमारा फिर वो वीर योद्धा कैसे हुए, दोनों शब्द चीज़ है। तो अब वो लास्ट में कि हम लोग जो आज के युवा हैं, महाराणा प्रताप को कैसे, किस प्रकार से देखें, कैसे समझे उसे, अगर हम समझना चाहते कहाँ से शुरू करें और कहाँ से उनको समझना शुरू करें, ताकि हमारी जो इतिहास है हमारे सामने क्लियर हो सके, साफ साफ दिख सके। देखो सीधी सी बात है
जो चित्तौड़ का राजवंश है, यानी शुरू से लेकर हम अगर बापा रावल से लें तो ये संपूर्ण राजवंश एक विजेता राजवंश है। बीच बीच में छुटमुट कुछ हुई होंगी, वो हर एक का होता ही है, लेकिन एक विजेता राजवंश है, पहली बात। दूसरी बात, ये राजवंश ऐसा है जिसने हिंदुत्व के बारे में कोई समझौता नहीं किया। बापा रावल जो हैं, ये तो संघर्ष करते करते और वो जो थे उसको यानी ईरान तक चले गए थे। मुसलमानों को ईरान तक खदेड़ा है उन्होंने जाकर, बापा रावल ने। और फिर उसके बाद भी जो कई लोग हुए हैं, अब वो चित्तौड़ का विजय स्तंभ आखिर किस बात का प्रतीक है? विजय स्तंभ आज भी है। तो उस विजय स्तंभ को क्यों नहीं हम इतिहास की पुस्तकों में प्रमुख स्थान दें? जो पूरा का पूरी ये जो वंश है, ये पूरा वंश ही ऐसा है कि जिसने समझौता नहीं किया, लड़े, मरे, बलिदान हुए, यानी साके हुए, जौहर हुए। तो ये इस प्रकार का जो है। गुरु जी, इनकी इतिहास देखें तो इनकी जो चित्तौड़ की राजवाड़े का वंश है, शुरू कहाँ से होता है? मतलब शुरू कहाँ से था, कौन सी सदी से शुरू होता है और कहाँ तक आते हैं? 15वीं शताब्दी तक आखिरी था या फिर उसके बाद भी रहे हैं? अब भी हैं। अब मैं आपको इस राजवंश की बात की बात बताता हूँ। ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का राज्य हुआ। 1911-12 में ये दिल्ली को राजधानी बनाया गया और यहाँ पर एक वो हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उसमें वो इंग्लैंड का राजा आया था। तो सभी राजा जो थे भारत के, यानी रियासतों के राजा, वो भी सब आए थे। दरबार हुआ, तो दिल्ली दरबार नाम से वो प्रसिद्ध है, दिल्ली दरबार 1912। तो अब सब जो राजा थे, पद्धति क्या थी? आए, वो एक एक करके आते थे उसके राजा के सामने, इंग्लैंड के राजा के सामने, और अपनी ऐसे तलवार करते थे या जो कुछ भी भेंट करना किया, और उसके बाद फिर वापस अपने स्थान पर जाके बैठ जाते थे। चित्तौड़ के जो राणा थे वो भी आए, आकर वो उन्होंने जो भेंट करना था भेंट तो किया, लेकिन उसके बाद जो वापस आने की पद्धति थी वो तो थी कि ऐसे सीधे, यानी उसकी तरफ पीठ नहीं करनी। अच्छा, पीछे की तरफ। हाँ, यही तरीका होता है। आजकल भी मंदिरों में जाओ तो बहुतों को आप देखोगे, मंदिर में मूर्ति को प्रणाम करेंगे और उसके बाद ऐसे ही वापस आएंगे, बाद में बाहर आकर फिर पीठ फेरेंगे। तो भाई भगवान की चित्तौड़ के राणा उस दरबार में आए ही नहीं, और गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के, ये जो थे ये गए और ये ऐसे सीधे आए वापस, यानी उसकी तरफ पीठ करके, बड़ौदा के गायकवाड़।
थोड़ा सुधार कर लेंगे मैं। तो चित्तौड़ के राणा तो गए ही नहीं, क्योंकि गए तो उनके सामने मस्तक नवाना पड़ेगा। महाराणा मस्तक नवाए ये नहीं होगा। तो इंग्लैंड के राजा के सामने भी ब्रिटिश शासन में चित्तौड़ के राणा ने मस्तक नहीं नवाया। ये उस समय की बात है। तो ये थे महाराणा प्रताप के वंशज, और उनका कुछ जो आगे पीछे की इतिहास जो रह गया इतिहास में पढ़ने के लिए, उस पर आज मैंने कुछ विचार लिया। और आगे ऐसे ही आपके सामने कुछ नए ढूंढ के, जैसे जैसे मैंने जैसे कि किसान सागर जी ने कहा कि जब आपके मन में शंका हो तो एक नया सर्च निकलता है, उस पर सर्च करने। हम भी ऐसी, जब आज मेरे मन में एक शंका था कि हम इतिहास को जानें कि क्या जो किताबों में लिखी हुई है, 400 वर्षों से लिखी गई है हारी हुई इतिहास, क्या वही इतिहास है। तो आज हमें पता चला कि हम हारे हुए इतिहासों का नहीं है, हम लोगों ने सारे इतिहास जीते हैं, इसलिए हम लोग आज भी जीवित हैं। अगर हम लोग हारे होते तो जो हारा मिट गया, दुनिया के बहुत सारे सभ्यताएँ मिट गई, संस्कृति मिट गई, लेकिन सनातन संस्कृति और सभ्यता आज भी जीवित है, और वो उन्हीं के बल पे जीवित है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा, ऐसे बहुत सारे हमारे वीर योद्धा हुए हैं। उनके जो उन्होंने योद्धा अपनी रणनीति की, युद्ध कौशल दिखाया, उसके बल पर ही आज तक हम लोग उस संस्कृति को लेकर के आज 21वीं सदी तक पहुँचे। एक चीज़ और जानकारी देता हूँ कि इनका आने वाला एक पुस्तक है जो हाल ही में प्रकाशित होने वाले हैं, विभाजनकालीन भारत का सच। इसमें लगभग 500 से 600 के आसपास इंटरव्यू लिए गए हैं। पूरी आंखों देखी है। और शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में इस तरह की पहली पुस्तक होगी जो पूरी तरह से साक्ष्य पर आधारित है। किसी प्रकार से इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी या कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं लिए गए। ये साक्ष्य उन लोगों का है जिन्होंने 1947-46 और आज़ादी के बाद उन चीज़ों को झेला है, देखा है, या उनके परिवारजनों ने उस त्रासदी को देखा है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी है। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ इसके साथ कि इस पुस्तक के आने के बाद ये भी भारत के लिए विभाजनकालीन भारत के साक्ष्य के नाम का एक ग्रंथ होगा।